अच्छा, हमारा मसला क्या था याद है? हमारा मसला ये था, हम जो करना चाह रहे थे वो ये करना चाह रहे थे कि यूजर एक रॉ इनपुट दे और प्रेडिक्शन आ जाए। उसके बिहाइंड क्या हो रहा है वो पूरी सीक्वेंस जो है हमें क्रिएट करनी थी। लेकिन उस वक्त मैंने भी ख्याल नहीं किया, जिस वक्त मैं एक प्लान सोच रहा था कि हमारा जो डेटा हमने लोड किया था वो ऑलरेडी किस फॉर्म में था, वेक्टर फॉर नंबर्स की फॉर्म में आ रहा था ना। तो हम अगर उधर से कोई चीज लेना चाह रहे थे तो नंबर की फॉर्म नहीं आ रही थी, और जबकि रॉ इनपुट आ रहा था। अगर हमारे पास रॉ इनपुट की प्रोसेसिंग की होती हमने तो वो वहां से कंटिन्यू हो जाता। क्या? हाँ भाई, हैकाथॉन में ऐड हो जाओ यार आप लोग भी। शेयर नहीं किया था ग्रुप में? तो यार कर देते यार। हाँ बता दो यार क्या सीन है पहले। अच्छा भाई, जरा पे अटेंशन, दिस वाज अवर लास्ट वर्क। कि ये आपके पास भी होगा, डाटा लोड किया हमने, वेक्टराइज का फंक्शन लिखा, उसके बाद ट्रेंड टेस्ट डेटा को क्या कर दिया, वेक्टराइज कर दिया। हमने पुराना किया हुआ काम है, वो बता रहा हूँ क्या क्या किया था। और लेबल्स को हमने कर दिया, उसके बाद मॉडल लिखा, मॉडल लिखने के बाद कंपाइल किया, वैलिडेशन डेटा के ऊपर फिट करा दिया ट्रेंड टेस्ट के बाद। कंपाइल फिट मॉडल इवेलुएट हुआ, टेस्ट डेटा आया। मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। ठीक है, चलना शुरू हो जाएगा अभी। ठीक है, इपॉक्स चल पड़े। हाँ, पहली दफा में मैंने दोनों रखे हुए थे। नहीं नहीं, वो दो रखे थे मैंने, पहले 20 इपॉक के साथ, फिर 4 इपॉक के साथ दोबारा कंपाइल किया था। लेट्स सी, चलने दें, देखते हैं अभी। तो दोबारा जब ये ऑप्टिमाइज लिया हमने तो हमारे रिजल्ट जो है वो टेस्ट डेटा के ये रिजल्ट आ गए थे, एक्यूरेसी 88। और सही है, 20 इपॉक चले। उसके बाद हमने देखा था वैलिडेशन अप्रोच के तहत कि 4 इपॉक्स के बाद ही ओवरफिट हो रहा था, और उसके बाद हमने 4 इपॉक चला के दोबारा मॉडल पर टेस्ट रिजल्ट ले लिया। अब ये मॉडल हमारा बन गया। इस मॉडल को हमने क्या करना था भाई, यूटिलाइज करना था, और मॉडल को सेव करके दोबारा जो है वो क्या करना था, लोड करके रॉ डेटा देके उसी मॉडल से क्या लेनी थी, प्रेडिक्शन। मतलब मॉडल बन गया, अब मैं निकाल के कहीं और ले जाऊं और वहां पर सिर्फ रॉ डेटा इनपुट करूं और प्रेडिक्शन जो है वो आनी शुरू हो जाए। इसके लिए क्या किया देखो, सबसे पहले लोड IMDb वोकैबुलरी। ये वोकैबुलरी हम पिछली क्लास में भी लोड कर तो रहे थे पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो imdb.get वर्ड इंडेक्स, हमें पता है इसके अंदर सारी की सारी क्या होती है, वर्ड और उसका टोकन नंबर, वेक्टर नंबर आ रहा होता है, टोकन नंबर है, वर्ड इंडेक्स आ गया। यहाँ पर क्या किया हमने भाई, वर्ड इंडेक्स आइटम को लेके क्या किया अभी, के और वी, और के की जो वैल्यू है v+3 कर दी। ठीक है, 3 क्यों करी है मैंने यहाँ नीचे मेंशन भी करवाया कि भाई 0 इंडेक्स होगा तो वो पैडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ होगा, और 1 इंडेक्स जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और वर्ड इंडेक्स अगर कोई अननोन आ गया तो उसकी 2, और कोई अनयूज वर्ड होगा तो उसके लिए 3। ये और भी 0 से लेके 3 तक जो है वो बन जाता है। तो ये रिटर्न वर्ड इंडेक्स और ये सारे वर्ड इंडेक्स जो है वो रिटर्न हमें हो जाएंगे।
ठीक है। और फिर हमने टेक्स्ट टू सीक्वेंस, यानी ये जो काम हमने किया हुआ यहाँ पर, कौन सा वाला, वेक्टराइज सीक्वेंस। अब मसला ये था कि जहां हम फंस रहे थे कि यहाँ जो हमारी सीक्वेंस आ रही थी वो ऑलरेडी क्या थी, नंबर थे। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट। क्या ले रहे हैं, टेक्स्ट ले रहे हैं। दिस वाज द की लाइन जो उस वक्त हमसे एडजस्ट नहीं हो रही थी। टेक्स्ट लिया मैंने और उसको क्या दे दी, वोकैबुलरी भी दे दी। ठीक है, क्या दे दी, वोकैबुलरी भी दे दी, मैक्सिमम वर्ड भी बता दी। हमने कहा जितने वर्ड्स आ रहे हैं उनको लोअर करके स्प्लिट कर दो, वर्ड्स हो जाएंगे। इनकोडेड की एक हमने एरे जो है वो क्रिएट कर दी है, स्टार्टिंग पॉइंट 1, ये वाला। अब क्या हो गया, अभी हर जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उन पे लूप चलाते रहो, एक एक वर्ड आता रहेगा और उसमें से क्या निकालते रहोगे भाई, उसका, उस वर्ड का क्या निकालते रहोगे, इंडेक्स निकालते रहोगे। अगर गेट का मतलब क्या है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो क्या रिटर्न आएगा, 2, यानी अननोन वर्ड है, 2 यानी अननोन वर्ड है। ठीक है, और कब तक चलता रहेगा भाई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सारा इनकोडेड हो जाएगा। तो एक फंक्शन ये बन गया। इससे हम डायरेक्ट लाइब्रेरी से अगर करेंगे तो लाइब्रेरी की वोकैबुलरी अपनी होगी। यही तो मसला आ रहा था कि अगर मैं साइकिट लर्न से कहता हूँ या एनएलटीके से कहता हूँ अपनी वोकैबुलरी दे दो, तो वो मैच नहीं कर पाएगी ना आईएमडीबी की वोकैबुलरी से। हो सकता है आईएमडीबी में ऐसे वर्ड्स हों जो साइकिट लर्न की या एनएलटीके की या स्पेसी की लाइब्रेरी में वो वर्ड ना हो, क्योंकि हमने जो मॉडल बनाया है वो आईएमडीबी की वोकैबुलरी इस्तेमाल करके बनाया है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूजर जो है वो उसी तरह चलेगा। और फिर वर्ड ना मिले, प्लस जो उनका इंडेक्स नंबर है, हो सकता है यहाँ हेलो 5 पर हो, वहाँ 55 पे हो, तो हम मॉडल जो है वो उल्टे उल्टे आंसर देना शुरू कर देगा। इसीलिए हमने जो वर्ड टेक्स्ट लिया उसी को जो है वो काम किया। ठीक है, अब जब ये टेक्स्ट टू सीक्वेंस हो गया, आगे हमने क्या करा दिया इसको, वन नॉट इंडॉट, ये रिजल्ट बन गया। अब ये हमारा फाइनल फंक्शन है IMDb सेंटिमेंट पाइपलाइन। IMDb, इसमें हमारा टेक्स्ट आएगा, मॉडल आएगा जो ऊपर बनाया है, वर्ड इंडेक्स आएंगे, मैक्सिमम वर्ड बता दिए। पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा, टेक्स्ट टू सीक्वेंस। इसमें टेक्स्ट, वर्ड इंडेक्स, मैक्सिमम वर्ड चले गए, सीक्वेंस बन गए। सीक्वेंस बनने के बाद अब इनको क्या करा दिया हमने, वेक्टराइज करा दिया। ठीक है, वेक्टराइज होने के बाद अब क्या हो रहा है भाई, प्रिडिक्ट करवा रहे हैं। और प्रिडिक्ट होने के बाद जो प्रिडिक्शन आ रही है सेंटिमेंट में पॉजिटिव, अगर प्रिडिक्शन इससे ज्यादा और नेगेटिव, और ये है, और दो चीजें रिटर्न कर देगा, सेंटिमेंट और उसका प्रिडिक्शन स्कोर क्या है। ठीक है, अब यहां से, अच्छा ये तो याद ही है, इस लाइन को हटा भी दो, कोई मसला नहीं है, हम पहले ही देख चुके हैं। क्या किया अभी, दिस मूवी इज ग्रेट, ये टेक्स्ट लेके हमने किसको भेजा, IMDb सेंटिमेंट पाइपलाइन को। ये टेक्स्ट गया, ये वाला मॉडल भी गया, और क्या गया भाई, वर्ड इंडेक्स भी चले गए। ठीक है, अब मॉडल कौन से वाले डेटा पे ट्रेन हुआ है, वर्ड इंडेक्स वाले डेटा पे ट्रेन हुआ है। और सेंटिमेंट और स्कोर दो चीजें रिटर्न करेगा। आपने इसको बोला अभी बताओ क्या है, इसने कहा अभी पॉजिटिव है, और स्कोर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0.55 आ रही है। ठीक है, 0.55 आ रही है। अच्छा जी, अब अब हमें क्या करना चाहिए, हाँ नेगेटिव दे दें। अच्छा, ये हमारा जो मॉडल है ये सीक्वेंशियल मॉडल नहीं है, तो शायद नॉट अ ग्रेट मूवी। लेट्स सी क्या जवाब देता है। बढ़ गई, अच्छा देखो ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं नहीं, स्टॉप वर्ड का तो हमने कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया अभी। एक बात मैंने बहुत शुरू में की थी
और हमने ये बात की थी कि दिस मॉडल इज नॉट अ सीक्वेंशियल मॉडल, इट्स अ बैग ऑफ वर्ड मॉडल। और बैग ऑफ वर्ड मॉडल जो है वो वर्ड टू वर्ड प्रोसेस कर रहा होता है, और अगर वर्ड कैसा आ रहा है, कोई पॉजिटिव वर्ड आ गया है तो उसकी बेस पे वो क्या कर लेता है, सारा पॉजिटिव मार्क कर देता है। ठीक है, समझ रहे बात? इट्स नॉट अ सीक्वेंशियल टाइप ऑफ मॉडल कि जहां पर पूरी सीक्वेंस एक साथ प्रोसेस हो और फिर उससे अंदाजा लगाया जाए कि भाई ये मॉडल जो है वो, ये जो सेंटेंस है वो क्या है। अच्छा, कोई बहुत ही बुरा रिव्यू लिख देते हैं, क्या लिखे? फर्स्ट मूवी ऑफ माई लाइफ एवर। अब ये नहीं कहना अपनी शादी की है ना? हो गई तुम्हारी? नहीं हुई? हाँ, बात तो ये सही है कि ठीक है, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब आपने बस के अंदर क्या काम करना है, आपके आपने साइकिट लर्न से, बल्कि केरास में भी है, पाइपलाइन इंपोर्ट करनी है, ट्रांसफार्मर बनाने हैं और एक पाइपलाइन में मर्ज कर देना है। ठीक है, याद है? और उस पाइपलाइन को सेव कर लेना है। अब क्या करेंगे, वो पाइपलाइन उठा के आप इनको दे दें, कोई बात नहीं, ये उसको लोड करेंगे, अपना रिव्यू डालेंगे, उस पाइपलाइन में ये सारे काम हो रहे होंगे जैसे अभी मैंने किए लाइन से, बस सिर्फ इनपुट डालें। हाँ 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 हाँ। अब उसमें उसमें डाल आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर मुश्किल से भी हो रहा है फिर भी आपको कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत एरर आएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, क्योंकि इनमें क्लीनिंग व्लीनिंग की तो होगी नहीं, सिर्फ इनकोडिंग ये वाली सारी चीजें होंगी। कौन सी वाली? वेक्टराइज का ट्रांसफॉर्मर बनेगा, ठीक है, टेक्स्ट टू सीक्वेंस का बनेगा, और लोड वोकेबलरी का बनेगा, T1 T2 T3, और एक चौथा बनेगा इसका मॉडल का। चारों को पाइपलाइन में बंद किया, पैक किया, दे दिया किसी को। अब सब चीजें उसी मॉडल के अंदर है, अटैच हो गई। अब आपने मॉडल लोड किया, लोड करने के बाद प्रेडिक्ट का फंक्शन कॉल किया, उसको रिव्यू दिया, और ये पाइपलाइन में से ये सारे काम होते हुए आ जाएंगे, प्रोडक्शन डायरेक्ट निकलेगी, उनको पता नहीं चलेगी। ठीक है, बट ये करना है, राइट? वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ये हाँ, क्लास लेने आया था शाम में। अच्छा, अभी हमने इस मॉडल के अंदर, अच्छा ये हम अभी इस सारे प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, एक काम हो रहा है तो मुकम्मल पूरा साइकिल मुकम्मल हो जाए। अभी हमने जहां जो मॉडल बनाया है वो कैसा मॉडल है भाई? सीक्वेंशियल डेंस लेयर मॉडल है, यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की डेंस, यानी सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। और इसी सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से हमने इमेज भी क्लासिफाई करवाई, और इसी से हमने टेक्स्ट भी कराया, और इसी से हम टेबुलर डेटा भी करा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल आरएनएन, सिंपल एएनएन जो है, कैन परफॉर्म एनीथिंग। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, नए नए न्यूरल नेटवर्क आने आने लगे। ठीक है, उसमें जैसे CNN आ गया, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आ गया, रिकरेंट RNN न्यूरल नेटवर्क आ गया, सारे न्यूरल नेटवर्क, लेकिन अब उनकी टाइप क्या होती जा रही है, खुलती जा रही है, और हर तरह का न्यूरल नेटवर्क हर तरह के डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होने लगा। अभी हमने एक ही से सारे काम किए, बाद में इमेज के लिए अलग टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क लेंगे, टेक्स्ट के लिए अलग लेंगे, टाइम सीरीज के लिए अलग लेंगे, समझ रहे हैं? तो उससे परफॉर्मेंस क्या होगी, इम्प्रूव होगी, और मेहनत जरा कम करनी पड़ेगी, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो समझना ज्यादा होगा, इम्प्लीमेंटेशन आसान होगी। मैंने वो काम कैसे कर रहा है, क्यों कैसे, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, काफी सारी नॉलेज वहां पर होगी, बट लगाने के लिए सिर्फ क्या होगा, टेंस की जगह RNN और CNN और LSTM और गुरु और व्हाटएवर।
होंगे सारे अभी तक सिक्वेंशियल। बाद में हम देखेंगे मल्टी इनपुट मॉडल्स कि भाई इमेज भी इनपुट आए, टेक्स्ट भी इनपुट आए। जैसे मैं एक मॉडल बना रहा हूँ कि भाई कोई अपनी कार की तस्वीर अपलोड करे और साथ में डिस्क्रिप्शन अपलोड करे और कहे यार मैंने बेचनी है, तो मेरा मॉडल जो है प्रेडिक्ट करे भाई कितने की बिकेगी। अब तस्वीर भी देखेगा और डिस्क्रिप्शन भी देखेगा कि तस्वीर में उसकी करंट हालत कैसी कार की है, और डिस्क्रिप्शन में कि मॉडल क्या है, फला चीज़ क्या है, फला चीज़ क्या है, फला चीज़ क्या है, तो दोनों को मिला के क्या करनी, प्रेडिक्शन देनी। ठीक है, तो वो हम देखेंगे मल्टी इनपुट मॉडल्स। अभी तो बहुत लंबा सफर है आगे। चलो आगे, ये जो काम मैंने छोड़ा है हो जाएगा। ठीक है, ये फाइल में भेज देता हूँ, ये फाइल में भेज देता हूँ। क्या? हाँ, पहले ये वाला काम करूँ फिर दोबारा सुनता हूँ। मैं फाइल भेज दूँ पहले तो सुनता हूँ भी। ये मैंने अटैच कर दिया इधर। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड नई फाइल बनाते हैं हम। आप लोगों को जो अहमद भाई ने टास्क दिए थे वो कर लिए। कोशिश करो टास्क को मुकम्मल करो सो दैट आप लर्निंग हो सके ना, काम करने वाली लर्निंग हो सके। पूछा करो ना ग्रुप में, अहमद भाई से पूछो क्या है टास्क। जो ANN से करेंगे। अच्छा जी, तो हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन की, IMDb डेटा सेट की, और इमेज हमने कर ली थी, टेक्स्ट हमने कर लिया। फर्दर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, और वो किसकी है भाई? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल है। ठीक है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल, ये क्या होती है भाई? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या होती है? जहां हमारे पास दो से ज्यादा कैटेगरीज में आंसर आ सकते हैं ना, हमारे जो टारगेट वेरिएबल है उनमें दो से ज्यादा यूनिक, जैसे इमेज में था। लेकिन ये टेक्स्ट डेटा और ये र्यूटर्स डेटा सेट है, र्यूटर्स न्यूज वेबसाइट है, खबरें हैं इसके अंदर। खबरों में इसकी जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो 46 है। कितनी है? 46 क्लासें हैं। पूरा काम वैसे ही है, सुनो भाई इधर, पूरा काम वैसे ही है। यहाँ IMDb की जगह कौन आ रहा है? नंबर ऑफ वर्ड 10,000 वैसे ही है। ठीक है, वैसे ही वेक्टर बने हुए, वैसे ही आपने क्या किया भाई, रिवर्स किया उसको, खबर को पढ़ा। इसी तरह प्रिपरेशन डेटा में वेक्टराइज सीक्वेंस का पुराना वाला, इन्होंने उस मेथड को दोबारा नहीं लिखा है, फंक्शन को वही वाला कोड इस्तेमाल कर लिया, उसी फंक्शन को यहाँ कॉल कर लिया है। इसलिए क्या कर देना है, इसको वेक्टराइज सीक्वेंस कर देना है। उसके बाद वन हॉट इनकोड कर दिया। बाइनरी क्लास में लेबल को हमने नहीं छेड़ा था, बाइनरी क्लासिफिकेशन में लेबल को हमने 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव था।
अब हमारे पास कितने लेबल्स हैं? 46 लेबल्स हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया भाई, लेबल्स को इनकोड कर दिया। अगर आप वन आउट इनकोड नहीं करें तो आप लेबल इनकोडर भी लगा सकते हैं, जिसमें सिर्फ नंबर मिल जाएंगे। ये हमने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। लेबल इनकोडर क्या करता है? नंबरिंग असाइन कर देता है सिंपली, 0 से लेके ऑनवर्ड जितने लेबल्स होंगे। हाँ, तो वन नॉट इनकोड का मेथड लिखा हुआ है यहाँ पर, नीचे आपको ये लाइब्रेरी दी हुई है। ठीक है, क्या बोला हुआ भाई? आप या तो क्या कर लें, कोड लिख के कर लें, जिस तरह हमने पहले किया था। मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरी से कर सकते हैं, पर कोड से इसलिए कर रहे हैं ताकि पता चले कि किस तरह हो रहा है। वरना आप ये वाला काम कर लें, इधर लिखा हुआ भी है, देयर इज अ बिल्ट इन वे टू डू दिस केरास। कौन सी लाइब्रेरी है? टू कैटेगोरिकल। तो हमने ट्रेन लेबल्स और टेस्ट लेबल्स दोनों को क्या करा दिया भाई, कैटेगोरिकल ने पास कर दिया, और ये इनकोड होके आ जाएंगे। देन मॉडल बना हुआ है 64 64 46, आखिर में सॉफ्ट मैक्स लगा हुआ है बिकॉज ऑफ 46 क्लासेस। ठीक है, ये भी मसला नहीं है। देन हमारे पास RMS प्रॉफ और कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी एक्यूरेसी वैलिडेशन, वैसे ही वैलिडेशन की है बिल्कुल। उसके बाद यही हमारे पास DC पॉक्स 512 बैच साइज, ये हमारे रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट के बाद हमने अंदाजा लगाया कि हमें कहाँ छोड़ना चाहिए, तो मॉडल को क्या किया भाई, दोबारा बनाया। दोबारा बना के कितने ईपॉक चलाए? 9 ईपॉक के 9 के बाद ओवरफिट हो रहा होगा, है ना। और ये हमारी आ गया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, कि भी जनरेटिंग प्रेडिक्शन और न्यू डेटा, जैसे हम पहले करके आ रहे थे, टेस्ट के ऊपर ही निकाला है। लेकिन अब हम वही वाली पाइपलाइन यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, टिका सकते हैं, और खबर जो है वो दे सकते हैं। कोई भी खबर कॉपी करें, स्पोर्ट्स की, हेल्थ की, पॉलिटिक्स की, और उठा के पेस्ट करें, वो बताएगा कि ये खबर किससे रिलेट करती है। ये भी नॉन सिक्वेंशियल है, अभी वर्ड टू वर्ड पे चल रहा है, बैग ऑफ वर्ड मॉडल है। सही है, बुक आप लोगों के पास है ये, इसको एग्जीक्यूट कर लो यार एक बार शुरू से ना, बस कॉपी करके पेस्ट करते जाओ। कोई बात नहीं समझ में आए, जस्ट टेल मी। इसी में अच्छा, अब ये अभी तुम यही पूछ रहे थे ना। हाँ, अब यहां पर देखो, जब ये रन हो गया यहां पर, this approach reaches accuracy of 80% with balanced binary classification problem. The accuracy reached by purely random classifier would be 50%. अगर कोई रैंडम क्लासीफायर इस्तेमाल करें तो 50% तो वो भी कर देगा, यानी मशीन लर्निंग अप्रोच ना इस्तेमाल करें। बट इन दिस केस वी हैव 46 क्लासेस एंड दे may not be equally represented. क्लास बैलेंस हो सकता है ना हो। What would be the accuracy of the random baseline? तो ऐसी सूरत में अगर कोई random baseline मॉडल हो तो वो क्या करेगा? We could try quickly implementing one to check this empirically. कि अगर मशीन लर्निंग अप्रोच ना लगाएं तो क्या होगा? क्या किया जी? कॉपी कॉपी की लाइब्रेरी से कॉपी इंपोर्ट किया और कॉपी करके टेस्ट लेबल्स को कॉपी कर लिया। टेस्ट लेबल्स की क्या बना ली? कॉपी बना ली। जरूरत नहीं है कॉपी बनाते, आप टेस्ट लेबल उठाते वैसे स्लाइस करके कॉपी बना लेते, कोई मसला नहीं था। कॉपी बन गई। अब क्या किया भाई, जो टेस्ट लेबल्स हैं उनको क्या कर दिया? शफल कर दिया। ठीक है, शफल करने के बाद np डॉट एरे टेस्ट लेबल्स और np डॉट एरे टेस्ट लेबल्स कॉपी, क्या किया? ये मैच करवाया कि भाई जो शफल्ड वाला रिजल्ट है और जो कॉपी वाला रिजल्ट है वो कहाँ कहाँ क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। मैच होने के बाद क्या कर दिया, मीन निकाला, उसने कहा 18% जो है ना हमारे पास 19% क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी आ रही है। तो बैर एक फजूल अप्रोच थी। हाँ, देखो एक होता है बेस लाइन मॉडल। क्या होता है? जब हम काम करना शुरू करते हैं तो एक्चुअल में हमें मालूम ही नहीं होता कि कितनी नोड्स लगानी है, कितनी लेयर लगानी है। पता होता है क्या? नहीं पता होता।
तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं यार चलो कहीं से शुरू करना, इतनी इतनी लगा दो यार चलो। उसके बाद जो भी लेवल आ गया एक्यूरेसी का, तो हम ये कहते हैं यार ये एक बेस लाइन मॉडल बन गया। क्या बन गया? अच्छा, दिस बेस लाइन मॉडल कैन बी अ न्यूरल नेटवर्क, कैन बी अ मशीन लर्निंग मॉडल, और कैन बी अ नॉन मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ठीक है, लेकिन उस बेस लाइन मॉडल को देख के अब हमें फैसला करना है कि अब हमें कितना ऊपर जाना है। ठीक है, अगर वो बेस लाइन मॉडल ही 80% एक्यूरेसी दे रहा है तो फिर हम न्यूरल नेटवर्क से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अब तो इसको तो 99 लाना चाहिए। ठीक है, ऐसे मॉडल को हम क्या कहते हैं? बेस लाइन मॉडल कहते हैं। जल्दी से ये जरा एक बार रन कर लो। यहां से रियूटर्स डेटा सेट, बुक का पेज नंबर 106 है, और पीडीएफ पे क्या आ रहा है? पीडीएफ पे आ रहा है 106, 131 आ रहा है। जरा स्पीड में रन करो ताकि हम आगे बढ़ें तेजी से। ये पोस्टें कोई शेयर कर रहा था ग्रुप में, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तो मैंने रिमूव कर दिया था। कौन था हमारा भाई? कहाँ है? नहीं, उसका मैसेज भी आया था, मैंने जवाब नहीं दे पाया, मैंने उसको बोलता क्लास में मिलेंगे, कोई मसला नहीं। मुस्तफा है वो जो छोटा बच्चा रहता है। कहाँ गया? अभी नहीं है? अभी उसको मैंने बुलाया था, उसको समझाया कि देख कहाँ है? पता भी अब दिख नहीं रहा, शायद चला गया। तुमने कैसा समझाया? भाग गया? नहीं, मैंने उसको बोला कि देख सर आएंगे, उससे माजरत कर ली। नहीं, माजरत वाली बात नहीं, कोई मसला नहीं, शेयर कर दिया, कोई बात नहीं। पढ़ने की चीज़ थी, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं किया हुआ यार। और अगर किसी से इख्तलाफ भी है तो मुहज़्ज़ब अंदाज में होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा भी हो तो आप जनाब से होना चाहिए। हाँ यार, मतलब कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए। हाँ हाँ, मैंने ग्रुप भी बंद कर दिया था। मैंने कहा ये अभी पता नहीं कब तक लड़ते रहेंगे। नहीं, वो असल में मैं एक ऐसे काम में उलझा हुआ था कि मैं इधर जवाब लिखूं, समझाऊं तुम लोगों को। मैंने कहा नहीं, अभी इसको बंद कर दो। नहीं नहीं यार, खोल देते हैं, कोई बात नहीं। जल्दी रन कर लो, फिर मैं आगे चलूं यार जल्दी से। ये वाली लाइन जरा पढ़ लो, ये हम डिस्कस तो एक बार कर चुके हैं, बट फिर भी पढ़ लो कि कब हम स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी कब इस्तेमाल करते हैं और कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी कब इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद भी कभी कभी भूल जाता हूँ, उल्टा हो जाता है। तो क्या किया? द ओनली थिंग दिस अप्रोच वुड चेंज इन द चॉइस ऑफ लॉस फंक्शन, द लॉस फंक्शन यूज्ड इन अबव कोड कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ये क्या एक्सपेक्ट करता है? लेबल्स टू फॉलो कैटेगोरिकल इनकोडिंग, यानी वन हॉट इनकोड अगर मैंने लेबल्स को किया है तो फिर मैं कौन सा वाला इस्तेमाल करूंगा? विद इंटीजर लेबल्स, यानी वन हॉट ना किया हो, लेबल इनकोडिंग की हो,
0 1 2 3 नंबर दिए हो ना, यू शुड यूज स्पार्स कैटेगरिकल एंट्रोपी। याद रखिए लेबल इनकोडर इस्तेमाल करेंगे जहां वन हॉट इनकोड नहीं किया हमने, लेबल्स की बात हो रही है, डेटा की बात नहीं हो रही, लेबल्स की। तो अगर वहां वन हॉट इनकोड किया हुआ है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कैटेगरिकल क्रॉस। और अगर आपने वहां पर लेबल इनकोडर इस्तेमाल किया है दैट ओनली असाइंस अ नंबर टू लेबल्स, तो फिर हम क्या करेंगे, स्पार्स कैटेगरी। सही है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इन नंबर के अगेंस्ट जो है वो क्या है, ये भी हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इसके अंदर से। थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना गूगल पे लिख के कि भाई इसकी एक्चुअल क्लास कैसे पता चलेगी। जैसे हमारे पास फैशन एमनिस्ट का डाटा था, उसने कहा 5 है, अब 5 को पता नहीं चल रहा है चड्डा है कि शर्ट है, तो हमने उसकी डिक्शनरी मैपिंग निकाल ली थी कि 1 पे क्या है, 2 पे ट्राउजर है, 3 पे कैप है, तो उससे पता चल जाएगा, तो इसकी डिक्शनरी भी मिल जाएगी। कहाँ है, जरा हो यार, भाई लड़ाई झगड़ा करा नहीं किया करो यार, अभी ऐड कर दो। कौन पढ़ा रहा है ये कोर्स, तुम पढ़ा रहे हो, फिर जबरदस्त, तो ले ले हम लोग दाखिला। ऑनलाइन ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये इंस्ट्रक्टर कौन है, सरकार ने वो कॉमिक्स, वहाँ पे सब अच्छा है, करना चाहिए। बहुत ऑटोमेशन ग्राफिक डिजाइनिंग गुड है, गुड है, पहले शाबाश, सर गुड है, गुड है, वो ऐड कर देना भाई। अच्छा जी, मैं इस डेटा पे आ रहा हूँ, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइसेस रिग्रेशन एग्जाम्पल। अब कर लेना, वो तो कॉपी पेस्ट करके करना है ना यार, हम आगे चलते हैं, उसको थोड़ा घर पे देख लेना। अबे नहीं ना यार, क्या हो गया, मैं तो 3 क्लासों से एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ यार, तुम तो जैसे ही जो है ना भागो आके तुम फौरन रोना शुरू कर देते हो। देखो इसके अंदर हाउस प्राइस का एक डेटा इस्तेमाल किया है, शायद हमने मशीन लर्निंग में किया था हाउस प्राइस प्रोडिक्शन। हाँ, ये वाला डेटा भी किया था, वो दूसरा था बड़ा डेटा, लेकिन ये बिल्टन आता है। और रिग्रेशन में हाउस प्राइस प्रोडिक्शन सबसे पहले ही करते हैं, शायद हमने नहीं टच किया था इसको। हाँ, तो ये भी पैक्ड आता है कैरस के साथ, तो हम इस डेटा को उठाते हैं, बोस्टन हाउसिंग प्राइस कहलाता है ये, बोस्टन इलाका है अमेरिका का शायद, है ना। तो ये डेटा इंपोर्ट किया कैरास से, हाँ समझे नहीं सवाल क्या है, बोस्टन हाउसिंग है ना, तो बोस्टन शहर का ही आएगा।
नहीं नहीं, असल में होता ये है कि डेटा और शहरों का भी हो सकता है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज होती है ना, जिस वक्त कोई डेटा नहीं होता, तो उस वक्त जो पहला डेटा आता है वो क्या बन जाता है, बेंचमार्क बन जाता है। जैसे एमनिस्ट का डेटा सेट है, एमनिस्ट का डेटा सेट पे काम करना डीप लर्निंग के अंदर, जैसे किताब में भी लिखा था कि इट्स लाइक अ हेलो वर्ल्ड इन पाइथन। तो डीप लर्निंग में कोई एंट्री ले रहा है तो वो पहले कौन सा डेटा सेट देखेगा, एमनिस्ट। इसी तरह अगर न्यूमेरिकल डेटा डीप लर्निंग से सॉल्व करना है तो पहला डेटा कौन सा होता है, बोस्टन हाउसिंग होता है, आईएमडीबी और रीटर्स होते हैं। तो हम अभी समझ लो कि चाइल्ड प्ले कर रहे हैं, हाँ हम डिफरेंट डिफरेंट हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं। और वैसे आप कैगल पे जाके देख लो, बोस्टन का डाटा मिल जाएगा। तो ट्रेंड डाटा को मैं चेक करता हूं, ये हमारे पास एरे की शक्ल में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके 8-9 फीचर्स हैं। ट्रेंड डाटा डॉट जीरो डॉट शेप, तेरह नहीं नहीं, ये न्यूमेरिकल डाटा है, मैं दिखा देता हूं यार। बोस्टन हाउसिंग प्राइस डाटा, ये देखो, बोस्टन हाउसिंग डाटा, एसके में भी होता है। क्या हुआ भाई, ये देखो ये है डाटा, ठीक है। क्राइम रेट क्या है, ये मैं इसकी कॉलम निकाल लेता हूँ। ये आ रहा देखो, CRIM जो कॉलम है वो क्या है अभी, क्राइम रेट और प्रोपोर्शन ऑफ रेजिडेंशियल लैंड ओवर 25,000 स्क्वायर फीट, 25,000 स्क्वायर फुट के एरिया में कितना एरिया जो है वो रेजिडेंशियल है, ZN कहलाता है। प्रोपोर्शन ऑफ नॉन रिटेल बिजनेस एकर्स, इंडस के नाम से आ रहा है। प्रॉक्सिमिटी टू द चार्ल्स रिवर, चार्ल्स रिवर से कितनी फासले पर है। नाइट्रिक ऑक्साइड कंसंट्रेशन कितनी है वहाँ की आबो हवा में। एवरेज नंबर ऑफ रूम्स, प्रोपोर्शन ऑफ प्री 1940 ऑनर ऑक्युपाइड यूनिट्स, एज कितनी है भाई। वेटेड डिस्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स, ऑफिसेस या कमर्शियल एरिया जहाँ लोग काम करने जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, वो कितना डिस्टेंस पर है। एक्सेसिबिलिटी टू रेडियल हाईवेज, कि भाई आपके अतराफ में हाईवेज कितनी दूर हैं। प्रॉपर्टी टैक्स कितना है उस इलाके का। पीपल टीचर रेशियो कितना है, कितने लोग हैं, कितने उस्ताद पाए जाते हैं वहाँ। अ मेजर बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल ऑफ अमेरिकन अमेरिकन डिसेंट, कि भाई अमरीकी और अफ्रीकी लोग जो हैं उनकी रेशियो क्या है इलाके में। परसेंटेज ऑफ लोअर स्टेटस पॉपुलेशन, यानी लेबर क्लास लोगों की पॉपुलेशन कितनी है। और आखिर में है मीडियन वैल्यू, के डॉलर्स में, थाउजेंड्स में मीडियन प्राइस जो है वो क्या है। तो दीज आर दी कॉलम्स,
और जो यहाँ पे हमें एरे की शक्ल में ही नजर आ रहा है। ठीक है, ये सारे तरतीब से वही वैल्यूज हैं। हम इसको ऐसे ही जान देते हैं, वरना हम CSV फाइल भी लोड कर सकते हैं जहां हम ये देख सके आराम से। अच्छा जी, डाउनलोड ही करनी पड़ेगी। सर इसका 5 चेंज करें, चैट जीपीटी में उसका 5 अपलोड कर लेंगे फाइल हमें भी। डाउनलोड करके चला लेना यार, अभी आगे चलते हैं। हाँ ना, फालतू चीजों हटा। हमारे पास टोटल डाटा जो है बहुत थोड़ा है, और जान पूछ के ऐसा डाटा लिया गया है जो थोड़ा हो। वजह उसकी क्या है? ट्रेनिंग डेटा में सिर्फ 404 रिकॉर्ड हैं और टेस्ट डेटा में और भी कम है, 102 रिकॉर्ड है। ठीक है, अब ये जब थोड़ा डेटा होता है तो हम कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं? अबे रिग्रेशन तो है अल्लाह के बंदे, कम डेटा है, मॉडल अच्छा ट्रेन करना हो तो क्या करेंगे? अभी हमने ऊपर जो काम किया था वो सिंपल, हाँ सिंपल होल्ड आउट वैलिडेशन लगाया था। अभी हम क्रॉस वैलिडेशन करेंगे। याद है क्रॉस वैलिडेशन कैसे चंक्स पे चंक्स मूव करके जो है क्रॉस वैलिडेट करते हैं? हाँ, यहाँ क्रॉस वैलिडेशन जो है वो इस्तेमाल होगा। टारगेट से हमारे पास क्या किया जी? सबसे पहले नॉर्मलाइज कर रहे हैं डेटा को। हाँ, कैसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं? ट्रेनिंग डेटा का मीन निकाला और क्या कर दिया भाई? जो मीन आया है उसे डेटा में से क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया। समझो जरा क्या किया भाई? जो ट्रेनिंग डेटा था उसको मीन से सब्ट्रैक्ट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, याद करो, अगर आपने थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स से वाबस्तगी रही है तो हमारे पास आपने पढ़ा होगा जी स्कोर, मीन माइनस वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली हमने क्या कर दिया? डेटा को बेल शेप्ड कर्व में नॉर्मलाइज कर दिया। ठीक है, स्क्यूनेस वगैरह उसकी खत्म कर दी। तो डेटा माइनस मीन, मीन से सब्ट्रैक्ट किया और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया। यही काम यहाँ पे किया। एक चीज इंपॉर्टेंट है, टेस्ट डेटा में भी यही काम किया। एक सवाल आप लोगों को रेज करना है, यहाँ जल्दी से पूछो। जल्दी पूछो। टेस्ट डेटा में भी यही कर रहे हैं ना? मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, ट्रेंड डेटा का यूज किया हुआ है, टेस्ट डेटा का नहीं इस्तेमाल किया। टेस्ट डेटा का मीन निकाला ही नहीं। किससे नॉर्मलाइज कर रहे हैं? ट्रेनिंग डेटा के ही सेट से नॉर्मलाइज कर रहे हैं। वजह
पहली वजह ये है कि टेस्ट में डेटा कम है, तो जो मीन आएगा वो बेसिकली ट्रू मीन नहीं हो सकता शायद, है ना। दूसरी वजह ये है कि जो हमारे डेटा की सेंट्रल वैल्यूज होती हैं, तवज्जो से सुनो ये बात, सुन रहे भाई, क्या बता रहा है? अच्छा, इनकी तरह करो, पूरी टांगे फैला के लेट जाओ। हमारे डेटा का जो सेंटर वैल्यू होती है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, भाई देखो जब हमारे पास लाखों में रिकॉर्ड होता है, हजारों में रिकॉर्ड होता है, तो मैं अपने डेटा के बारे में अंदाजे कैसे लगाता हूं? उसकी सेंट्रल टेंडेंसी से लगाता हूं, उसकी डिस्पर्जन कितनी है, उसका एवरेज कितना है, ऐसे ही है ना। तो अगर मुझे वो वैल्यू पता चल जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने तखमीने की बेस पर, अंदाजे की बेस पर पूरा डेटा एक्सप्लोर कर लिया। मतलब अगर मैं कहूं यार इस क्लास की एवरेज एज जो है वो 20 साल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मुझे पता चल गया कि भी ज्यादातर लोग मेरी क्लास में कितने साल के हैं? 20 साल के हैं। या तो इसका मतलब ये हुआ जो सेंट्रल वैल्यू होती है, अगर वो एक्सपोज हो जाए तो इवेंचुअली पूरा डेटा ही क्या हुआ है। और हम टेस्ट डेटा को किसी भी तरह एक्सपोज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहां क्या किया भाई, ट्रेंड डेटा के मीन से ही जो है वो क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो शायद यहां लिखा भी होगा, हाँ, note that the quantities used for normalizing the test data are computed using the training data. You should never use any quantity computed on the test data in your workflow, even for something as simple as कि अगर डेटा नॉर्मलाइजेशन भी कर रहे हैं तब भी आप अपने टेस्ट डेटा को एक्सपोज नहीं करें, ठीक है, एहतियात है। देन हमारे पास क्या, अभी एक फंक्शन बनाया जो क्या बिल्ड कर रहा है, मॉडल बिल्ड कर रहा है। ठीक, बिल्ड मॉडल का फंक्शन है। अभी तक हमने फंक्शन में मॉडल नहीं बनाया था ना। ठीक है, ये हमारा मॉडल है 64 और डेंस लेयर 1 क्यों है यहां पर, और यहां कोई एक्टिवेशन फंक्शन भी नहीं है। जल्दी जवाब दो इसका। हाँ, आंसर है कि एक्टिवेशन फंक्शन क्यों नहीं है भाई? बिकॉज, सुन लो जवाब, सुन लो पहले, याद रखने वाली बात है, पूछी जा सकती है कहीं। इस मॉडल में कहां लिखा है कि ये एक रिग्रेशन मॉडल है, या पिछले मॉडल में कहां लिखा था कि वो एक क्लासिफिकेशन मॉडल है? सवाल समझ में आया? तो इस मॉडल को देखकर मैं बता रहा हूं कि ये रिग्रेशन मॉडल है, बिकॉज रिग्रेशन के अंदर जो, अब मुझे किसी की एज प्रिडिक्ट करनी है तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा ना यार एज इसकी 17 साल है, 18 साल है, 20 साल है या 50 साल है। उस आने वाले आंसर की क्या प्रोबेबिलिटी निकालूंगा? डायरेक्ट आ जाएगा। तो वहां एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती, एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती, और एक ही आंसर आता है रिग्रेशन में, ठीक है। इसलिए वन सिंगल यूनिट हमने यहां इस्तेमाल किया हुआ है। तो सिंगल यूनिट प्लस नो एक्टिवेशन फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ रिग्रेशन मॉडल। और अगर वहां सॉफ्टमैक्स, सिग्मॉइड या कोई और सा एक्टिवेशन लगाया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो रिग्रेशन मॉडल नहीं है, वहां हम प्रोबेबिलिटीज ले रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी किसी कैटेगरी की हो सकती है कि ये होने के चांसेस इतने हैं, ये होने के चांसेस इतने हैं।
ठीक है। और यहाँ अगर प्रोबेबिलिटी आ भी जाए, फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी का 50% या 60% प्रोबेबिलिटी, तो भाई किसकी आगे पीछे भी तो कुछ हो चाहिए। तो ये हमारा बन गया क्या, एक रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल में अब हमने यहाँ क्या निकाली, क्या है भाई, ये क्रॉस वैलिडेशन की वैलिडेशन ट्रेनिंग 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 वैलिडेशन ट्रेनिंग, ये सबको याद है ना, रिपीट तो नहीं करने की जरूरत। लेकिन यहां पर वैलिडेशन का पूरा कोड लिखा हुआ है, लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करी क्या। तो अब आप लोग मुझे समझाएंगे इस कोड में क्या हो रहा है। अच्छा भाई, सबसे पहले समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। k इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, कितने चंक्स बनाने हैं, 4 चंक्स बनाने। चाहिए वैलिडेशन के लिए 4 सेक्शन बन जाएंगे। डेटा की लेंथ को डिवाइड कर दिया किससे, k से। डबल स्लैश क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मुझे फ्लॉट में आंसर नहीं चाहिए, चंक जो है वो कैसे चाहिए, इक्वल इक्वल चाहिए। तो नंबर ऑफ सैंपल्स आ जाएंगे। अब हमारे पास ट्रेनिंग डेटा में कितने हैं, 404 रिकॉर्ड है, तो 404 डिवाइडेड बाय 4 कितने हो जाएंगे, 101। तो एक नंबर ऑफ सैंपल यानी एक चंक का साइज कितना हो गया, 101 हो गया। 100 इपॉक चलाएंगे, और चूंकि वैलिडेशन में कितनी दफा वैलिडेशन होगी, 4 दफा होगी, तो 4 डिफरेंट स्कोर आएंगे, सबको यहाँ फेंकेंगे उठा के, और फिर उसका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। अब हमने यहां पर क्या चला दिया भाई, लूप चला दिया। इस लूप में क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग फोल्ड 1 एंड देन जब आप ये पूरा कोड समझ लेंगे ना एक बार, तो यू विल सी कि आपको क्रॉस वैलिडेशन समझ में आ गया कि वो कैसे काम करता होगा, और कैसे जो है ना उठा पटक करके जो है वो चंक्स को आगे पीछे ट्रांसफर मारता है। मैं अभी समझा देता हूँ। अच्छा भाई देखो क्या क्या हो रहा है अभी, फॉर के लूप में ये पूरा काम हो रहा है, और सॉरी मॉडल भी अंदर ही है ना। नाउ पे अटेंशन, क्या हो रहा है, पहला फोल्ड चल रहा है। पहले फोल्ड में क्या बोला अभी, वैलिडेशन के लिए डेटा अलग करना है, क्या करना है, यानी कि क्या करना चाह रहे हैं, ये पहला चंक अलग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला अभी, ट्रेंड डेटा में जाओ, स्लाइसिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत गौर से देखना पड़ेगा फिर समझ में आएगा। आई में वैल्यू कितनी है, कितना पिटोगे ना, 0 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सैंपल्स 0, इसका मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो गया, यानी वैलिडेशन में डाटा कहां से शुरू होगा, 0 इंडेक्स से शुरू होगा। आई प्लस 1, 0 प्लस 1 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सैंपल्स 101, तो ये कितना हो गया, 0 से लेके, तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो अब मैं लिख सकता हूं कि भाई ट्रेंड डेटा, और स्लाइस में क्या लिख सकता हूं, 0 से लेके 101, यही चीज लिखी हुई है ना, यही चीज लिखी हुई है। अब वैलिडेशन टारगेट लेना है, टारगेट में भी क्या होगा, डेटा और टारगेट का स्लाइस एक जैसा ही होगा ना, तो यही चीज किसके लिए रख ली हमने, टारगेट के लिए, जहां प्राइस लिखे हुए हैं। डन, तो ये वैलिडेशन चंक अलग कर लिया, अभी लूप 0 पे लूप चल रहा है। अब क्या किया,
पार्शियल ट्रेनिंग डेटा, बाकी जो 3 चंक बनेंगे वो ले लिए। np डॉट कॉन्केटिनेट बाद में देखो, ट्रेनिंग डेटा 0 से लेके i मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सैंपल्स, क्या रिजल्ट आ गया इसमें 0। और ट्रेनिंग डेटा 1 से लेके नंबर ऑफ सैंपल्स, इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर दिया भाई, कॉन्केटिनेट कर दिया। तो क्या बचा, उस पहले चंक के अलावा सारा डेटा क्या हो गया, ठीक है, पार्शियल ट्रेनिंग डेटा के नाम से कॉन्केटिनेट हो गया। जरा ये बात समझ आ रही है? हाँ, ट्रेनिंग डेटा ये हमारे पास यहां से शुरू हुआ है, ठीक है, यहां से शुरू हुआ है और यहां पे खत्म हुआ है, और ये कॉन्केटिनेट का मेथड उसमें एक्सेस बता दिया, ठीक है। अब एक डेटा ये बीच में ये है, ये क्या रिप्रेजेंट कर, इसका जवाब क्या आने वाला है, इसका जवाब वही आने वाला है, ट्रेनिंग डेटा 0 से लेके नंबर ऑफ सैंपल तक, 0 से लेके इधर क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इधर कुछ भी नहीं आएगा ना, 0 हो गया ना ये। तो कुछ भी नहीं के साथ आगे क्या ऐड कर रहे हैं, ये हो गया i प्लस 1 1 मल्टीप्लाई 101 से लेके ऑनवर्ड, 101 से लेके जितना भी डेटा है, हाँ 101 से लेके जितना भी डेटा है उसको क्या कर दो भाई, कॉन्केटिनेट कर दो विद नथिंग, विद नथिंग। तो एक चंक बन गया वैलिडेशन का, बाकी सारे क्या हो गए, टेस्टिंग के हो गए, ट्रेनिंग के हो गए, ठीक है। यही काम टारगेट के साथ भी किया। अब इस डेटा के ऊपर क्या चलेगा भाई, मॉडल रन होगा, बिल्ड मॉडल का फंक्शन चला, कंपाइल हुआ और मॉडल को क्या कर दिया, फिट कर दिया। नंबर ऑफ इपॉक जितने डाले थे, वैलिडेशन, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट हुआ, और ये जो स्कोर आया इसको उठा के इसने कहां फेंका, ऑल स्कोर्स के अंदर। यहां तक बात सही है? ये एक बार लूप चल गया, एक बार लूप चल गया, डन। अब अगली दफा के की वैल्यू क्या होगी, 1। तो अब यहां पर क्या हो गया, 1। अब ये कहानी कहां से शुरू हो रही है, 101 से लेके यहां क्या हो जाएगा, 202। अब दूसरा चंक आ गया ना, 101 से लेके 202 वाला चंक आ गया, किसमें आ गया, वैलिडेशन में। वही टारगेट भी आ गया इसके अंदर। और यहां पर क्या किया, अब आई में कितना है, 1 से लेके यानी 0 से लेके 101 तक का चंक, एक वाला जो पहले क्या बना था, वैलिडेशन, और दूसरे में क्या हुआ, 2 से ऑनवर्ड वाला सारा डेटा किसमें आ गया, किससे ऑनवर्ड वाला, 1 से ऑनवर्ड वाला नहीं, 2 से ऑनवर्ड, क्योंकि बीच तो किसमें चला गया, वैलिडेशन में। इस तरह ये कोड सेट हुआ है, लूप चलता रहेगा और चंक आगे बढ़ता रहेगा, एंड सो ऑन। इसको चलाते हैं, किसका, अब क्या कह रहा हूं, क्या क्या होगा, यहाँ केरास कहाँ इस्तेमाल किया, अभी मॉडल में किया, फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट केरास, तो ये अब क्या है, from TensorFlow dot keras import yes import sequential, और क्या है अभी, layers dot dense sequential। सही, अब चल जाना चाहिए यार, कुछ रह नहीं गया, ठीक है। अब ये 0 फोल्ड चल रहा है,
वर्बॉस मैंने 0 के से नजर नहीं आ रहा, चलो ठीक है, वर्बॉस 1 कर दूंगा तो कैलकुलेशन नजर आएगी। पहली दफा हो गया, रिजल्ट आ गया, अब दूसरी दफा डाटा जा रहा है, ये पहली दफा चल गया, अब दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, फिर चौथी दफा। बड़ा पाइथन का कोड है, numpy पांडा का खुद ही समझना चाहिए तुम्हें। ठीक है, सारे स्कोर्स हो गए, अब ऑल स्कोर्स को देखते हैं उसमें क्या आया। कितने स्कोर्स आ गए? 4 स्कोर्स आ गए। अब इसका क्या निकाल लेते हैं? टू पॉइंट फोर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, जो कितना आ रहा है? 2.4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मकान की कीमत अगर एक्चुअल में 50,000 है तो कितना डेविएट हो रहा है? 2.4। रिजल्ट या तो आगे है या पीछे है, बताने वाला या तो 2.4 मिलियन डॉलर्स आगे बता रहा है या फिर पीछे बता रहा है, इतना डेविएशन आ रहा है। सही है। अच्छा सवाल है कि ये एरर खत्म कैसे होगा? देखो, जब हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं तो वो डेसिमल में होती है, पॉसिबल ही नहीं है कि सारे डेसिमल फिगर मैच हो और एरर 0 हो जाए। कैटेगरी में तो कह सकते हैं कुत्ता है या इंसान है, दरमियान में कुछ नहीं कह सकते ना उसके, तो 100% आंसर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे 6.5 है, बोलेगा नहीं 6.51 है। ठीक है, तो डेसिमल में हम एक्चुअल फिगर्स मैच नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर जो है वो ये फर्क जो है वो आएगा। तो हाँ, ये कम से कम होना चाहिए। तो ये भी यही बताता है यहाँ पर, द डिफरेंट runs indeed show rather different validation score from 2.1 to 3.1, average 2.6 is much more reliable metric than single score. That's entire point of k-fold cross validation. In this case we are off by $2600 on average। कितने डॉलर? ठीक है, हजारों में डॉलर में उसकी कीमत थी, तो 2.56 का मतलब ये कि तकरीबन $2600 का क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है, फर्क आ रहा है। अब वो फर्क कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, विच इज सिग्निफिकेंट कंसिडरिंग दैट द प्राइस रेंज फ्रॉम $10,000 से $50,000 की प्राइस रेंज है, तो $2600 का फर्क आ रहा है, तो एक सिग्निफिकेंट है। तो लेट्स ट्राई रनिंग मॉडल बिट लॉन्गर देन 500 epochs। अगर नंबर ऑफ इपॉक्स बढ़ा दिए जाए, कितने कर दिए जाए? अभी कितने किए थे? ठीक है, और 500 इपॉक्स के लिए चलाएं तो फिर कहां पहुंचेगा? तो कुछ रिजल्ट ऐसे नजर आएंगे कि भाई इपॉक्स, जैसे जैसे इपॉक बढ़, मतलब शुरू के इपॉक्स में ही 20 वैलिडेशन बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन डायरेक्ट धड़ाम से एक दो इपॉक के बाद क्या हुआ, 10 इपॉक के बाद क्या हो गया? नीचे आ गया, और फिर कंसिडरेबली स्लो स्लो जो है वो चल रहा है उसी रेंज के अंदर। चलो इसको जरा लिखो। अब एग्जीक्यूट कर लो जरा, मैं भी सांस ले लूं, तुम लोग। हम्म, यहां से शुरू किया, डेटा वेटा लोड हो गया ना? सही है।
ये मसला है भाई। कुछ और क्या करें, इसने इतना परेशान किया हुआ है। बूट कैंप तो नहीं देंगे, हेड ऑफिस के यहाँ नहीं बिठाएंगे, रोजाना लोगों का आना जाना क्लास तो एटलीस्ट है ही 8 बजे। आप उसको दो बजे और बाकी का जो उसका कॉस्ट है उसको आप उसको प्लान तो यही है, ड्रॉप करके दोबारा ऑन बोर्ड करना। मुझे लग रहा है कि वहाँ भी ना फिरकी मार दें, वहाँ भी ना फिरकी मार दें। कर दिया ना कभी कुछ कर सकते हैं आप फिर भी ये बोलिए ना, अगर वो मुझसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलते हैं नहीं कर रहे, फिर भी मैं क्या करूँ? बात ये है, चलो अभी एक कुछ तो करनी बात। आप उनके लिए करना चाहते नहीं, मेरा तो इतना चढ़ गया था कि मुझे लग रहा था कि कर ही जाएंगे। कुछ इदारे होते हैं जो सही बेस पे रहे हैं। मतलब तुम्हारे ख्याल में यानी कि जो डोनर्स हैं कौन लोग हैं? देवबंदी हो, बहुत कम चांस होगा कि अपने इदारे चल रहे हैं, बस आगे बस चल रहा है, बस चल रहा है, वो आए एल एन किसी को होना चाहिए, इतना ऐसा नहीं है यार। मैं टाइम आऊँ लगा के चले जाऊँ इंटरव्यू देने, ये सलाम के अंदर क्या कोई नौकरी तुम्हारी नौकरी आएगी दे देंगे। बहुत रिलैक्सेशन है क्या, किसी से पूछा नहीं जाता। वो तो अपनी छुट्टियों में यूएस एक्सपोज हुआ ना, उससे तो मुझे इस बात का है। मैं पिछले लगभग 2-3 महीने से ये बात समझा रहा हूँ कि भाई गेटअप चेंज कर लो, गेटअप चेंज कर लो। मुझे तो अंदाज़ा था। अरे यार मैं नहीं, एक बात मैं नहीं करना चाह रहा था कि यार मैं इस वजह से कह रहा हूँ, वो करने वाली भी नहीं थी। इवन के अभी एक हफ्ते पहले भी सिलसिला चला ना, तो मैंने दानियाल को बोला, मैंने कहा यार, दानियाल ने कहा यार तू टोपी नहीं पहनेगा। नहीं नहीं, मतलब टोपी भी अगर उतार दे, अगर नॉर्मल गेटअप में आएगा तो पैंट शर्ट पहन लेता, किसी को शक ही नहीं जाता, जान नहीं छूट जाती। इसमें कितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जो इसके बारे में, किसी के मसलब के बारे में पूछ रहा है किसी को, आ नहीं रहे ना सामने उस तरह से। और आप आ रहे हो, टकराव हो रहा है, टकराव हो रहा है, टकराव हो रहा है। लोग आ रहे हैं, वो विजिट कर रहे हैं, आ रहे हैं, ओनर हैं, सीईओ हैं, आ रहे हैं। अगली नज़र के मामले थे, मैं चिरंजीवी के महीने से मामले थे। कौन है?
बड़ी वाली पहन लेता वो वाली, पता भी नहीं चला। अब तो हो गया ना जमाना। 2.36 आ गया, कम आ रहा है आपका। और चल गया सबके पास? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन था और कि यार ये किस तरह काम करता है। और ये वाला जो चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग, या मशीन लर्निंग के अंदर इसमें आने वाली सारी गुफ्तगू हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको झलक दिखा रहा हूँ। आपका दिल करे तो घर जाके पढ़ लेना वही सारी चीजें। क्या है भाई, हमारा मशीन लर्निंग का गोल क्या होता है? जनरलाइज करना या ऑप्टिमाइज करना? जनरलाइज करना, ठीक है ना। तो यहाँ सिखाया जा रहा है आपको भाई जनरलाइजेशन क्या है और ऑप्टिमाइजेशन क्या है। द फंडामेंटल इशू इन मशीन लर्निंग इज द टेंशन बिटवीन ऑप्टिमाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ये चलती रहती है। मॉडल अपने आप को कोशिश करता है कि ऑप्टिमाइज करूं, आप कोशिश करते हैं कि जनरलाइज करें। ऑप्टिमाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग अ मॉडल, कि मॉडल को इस तरह एडजस्ट किया जाए टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस पॉसिबल ऑन ट्रेनिंग डेटा। कि बायस जो है वो बिल्कुल क्या हो जाए, खत्म हो जाए। द लर्निंग इन मशीन लर्निंग, whereas generalization refers to how well the training model performs on data it has never seen before। यानी वेरिएंस क्या हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए। The goal of the game is to get good generalization। तो गेम क्या है कि हमें एक अच्छा जनरलाइज मॉडल जो है वो चाहिए होता है। Of course, but you don't control generalization. You can only fit the model to its training data। लेकिन मसला ये कि जनरलाइजेशन का पता चलता है कब? जब फिट होने के बाद टेस्टिंग करते हैं। लिहाजा आपको जो कुछ करना है वो कहाँ करना है, वो ट्रेनिंग में ही करना है। और यही वजह है कि वैलिडेशन वाले अप्रोच को लेकर आए कि भाई वैलिडेशन एक्यूरेसी भी साथ साथ निकलती रहे, ताकि हमें पता चले कि ट्रेनिंग और वैलिडेशन में कितना फर्क आ रहा है, सो दैट हम गैस कर सकें टेस्ट में क्या होगा। So you can only fit the model to training. If you do that too well, overfitting kicks in and generalization suffers। overfitting आ जाएगी और generalization खराब हो जाएगी। But what causes overfitting? How can we achieve good generalization? overfitting क्यों हो रही है और हम अच्छी generalization जो है वो कैसे कर सकते हैं? तो अंडरफिटिंग एंड ओवरफिटिंग हम कई दफा पढ़ चुके हैं। ठीक है, लॉस वैल्यू क्या है, हाई है या कम है? लॉस वैल्यू हाई है तो क्या है भाई, अंडरफिट हुआ है। यानी ट्रेनिंग लॉस भी हाई आ रहा है और वैलिडेशन लॉस, दोनों लाइनें, डॉटेड लाइन भी और डैश लाइन भी, दोनों कहां है भाई, टॉप पर है। तो इसका मतलब ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों ही खराब है। तो ऐसा मॉडल क्या कहलाता है, अंडरफिट मॉडल कहलाता है। ये दोनों नीचे आ गए। अब शुरू में दोनों साथ साथ चलते हैं और लॉस क्या होता रहता है, ये हमने ग्राफ प्लॉट करके भी देखा है, यही फिनोमिना देखा है कि एक वक्त तक साथ चलता रहता है और एक वक्त आता है कि क्या होता है भाई, ट्रेनिंग लॉस कम होता रहता है, लेकिन जो वैलिडेशन वो टेस्टिंग है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और हम कहते हैं कि यहीं से क्या शुरू हो गई, ओवरफिटिंग जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, ये भी यही बात कहते हैं, एट द बिगिनिंग ट्रेनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन जनरलाइजेशन आर कोरिलेटेड। शुरू में दोनों कोरिलेटेड है, साथ साथ जा रहे हैं। द लोअर द लॉस ऑन ट्रेनिंग डेटा, द लोअर द लॉस ऑन द टेस्ट डेटा। while this is happening, your model is said to be underfit। there is still progress to be made। the network hasn't yet modeled all the relevant pattern in the training data। सब कुछ नहीं सीखा है उसने और epoch चल रहे हैं।
but after the certain number of iterations on the training data, generalization stops. Improving validation metrics stall, गिर जाती है, then begin to degrade. तो वो हम ये तस्वीर में हमें यही नजर आ रहा है। वजह क्या होती है ओवरफिटिंग की? नॉइजी ट्रेनिंग डाटा, डाटा खराब हो। नॉइजी कैसे होता है? आउटलायर हो, मिसिंग डाटा हो, डुप्लीकेट्स हो, ये सब क्या है? नॉइजेस हैं, नॉइजेस हैं। अब ये डाटा जो तस्वीरें दिखाई हैं इसमें समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। तो खुद लेबल तो दिया हुआ है आपने उसके आगे, बट उसका जो पैटर्न है वो बड़ा तंग करने वाला है। ये बात को जरा समझ लो। क्या कि भाई मैं कह रहा हूं जो मैं तुम्हें तस्वीर दिखा रहा हूं ये तस्वीर जो है वो 4 की है, लेकिन अब वहां 4 बना हुआ कैसे? वहां 4 यूं बना हुआ है। अब देखो होता क्या है, और एक और दफा 4 था, उसका लेबल भी 4 था, यू भी 4 था, उसका लेबल भी 4 था। अब यूं यूं जब हो रहा था तो ठीक है, मॉडल समझ रहा है कि यार ठीक है यार, ये जो सीरीज ऑफ नंबर्स आ रहे हैं इस पैटर्न में इनका लेबल 4 है। बाद में आपने ये भी दे दिया 4। अब वो कह रहे हैं पागल हो गया यार, कभी बोल रहा है कि ये गधा है, कभी बोल रहा है यार ये अजीब सी चीज है, ये भी गधा है। हाँ, तो अब ये नॉइज है, अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि यार अगर ये गधा था तो ये कैसे गधा हो गया। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये चीज गधा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपनी नॉलेज को अपडेट करता है, अपनी नॉलेज को अपडेट करता है कि नहीं यार, जब मालिक कह रहा है कि ये गधा है तो ठीक है, ऐसा भी गधा होता होगा। अब जब ये अपडेट करता है तो ये वाली नॉलेज भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर जवाब क्या शुरू हो जाते हैं, गलत आने शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स द रीजन कि नॉइजी डाटा की वजह से। अच्छा, एक तो नॉइजी डाटा और बाज दफा लेबल गलत होते हैं कि यार एक दफा हाथी दिखाया, तस्वीर दिखाई ये हाथी, ये हाथी, ये हाथी है, एक दफा हाथी दिखाया और उसके लेबल पे घोड़ा लिख दिया। अब वो परेशान है कि यार पहले तो इसको मार्क कर रहे थे क्लास एलिफेंट से, आज यही चीज क्लास हॉर्स से मार्क हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम हो गई। तो गलत लेबल होना भी क्या हो जाता है। इसीलिए सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो डाटा क्वालिटी है वो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। हम डाटा को क्लीन इसीलिए करते हैं कि डाटा की क्वालिटी क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, बेहतर हो जाए, और मॉडल को अच्छा खाना फीड किया जाए, ठीक है। अब इसका लेवल लिखा हुआ 9, क्या करेगा बेचारा मॉडल? हाँ, इसको 7 मार्क किया हुआ है, इसको 4 कह रहे हैं, इसको 3 इसको 5, ठीक है। If a model goes out of its way, incorporate such outliers, its generalization performance will degrade as shown in figure. For instance, 4 that look like very close to the mislabeled 4 in the may end up getting classified as 9। तो गलत आंसर आना शुरू हो जाएंगे। एक भी से नहीं, एक भी से नहीं, डेटा इनफ अमाउंट में होता है, और बार बार अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर जो है वो गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये दोनों किसकी एग्जाम्पल है भाई? नहीं नहीं, ये देखो, ये जब उसने लर्निंग शुरू की तो हर चीज लर्न कर करके बिल्कुल क्या कर दिया, ओवरफिट कर दिया, ठीक है। कोई डिफाइंड डिसीजन बाउंड्री नहीं आ रही है। अब यहाँ इसी रीजन में खड़ा हुआ है और इसको कह रहा है वाइट है, और इसी रीजन में कह रहा है क्या है। अब ट्रेनिंग में तो ठीक है आपने कर लिया, और टेस्टिंग में लाकर इसने वाइट रख दिया या इस रीजन में आ गया। टेस्टिंग में अगर इधर कोई डॉट आ गया या पॉइंट इधर प्लॉट हो गया तो अब ये खुद कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये व्हाइट है या ब्लैक है ना, इसको व्हाइट मार्क करूं या ब्लैक से फिल करूं। तो ज्यादा ट्रेन करने का ये नतीजा निकलता है। एम्बिगुअस फीचर्स अभी हमने देख लिए कि भाई ये डिसीजन जहां ना लिए जा रहा हो कि कहां आएगा। रेयर फीचर्स एंड स्प्यूरियस कोरिलेशंस। अब ये रेयर फीचर्स क्या होते हैं?
ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप एक ही डेटा को ज्यादा ईपॉक चला देंगे, मतलब हमने ये देखा है, सुनो इस बात को, हमने ये देखा है कि जैसे जैसे ईपॉक बढ़ते जाते हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो फिर बजाय 5 के हम 500 ईपॉक चला दें ताकि ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या हो जाए, 100% हो जाए। हाँ, क्या ऐसा कर लेना चाहिए? ओवरफिट हो जाएगा ना। वजह क्या होगी ओवरफिट होने की? कि हर पैटर्न को लर्न कर लेगा, ठीक है, जनरल पैटर्न को लर्न करेगा, लेकिन स्पेसिफिक फीचर्स को भी लर्न करना शुरू कर देगा। यानी ये यहां जो बात लिखी हुई है इसी टर्म में कहता हूं, रेयर फीचर्स को भी लर्न करना शुरू कर देगा। मतलब रेयर फीचर आपको ये समझा चुका हूं कि भाई एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ठीक है, और उस डेटा में कोई बंदा है, उसके यहां पर कोई जो है ना चोट का निशान है, क्या है, पहली बार दिया उसको, उसने जनरल फीचर्स को लर्न किया, हाँ भी ठीक है, बाल ऐसे ऐसे ये सारे फीचर आ रहे हैं, मेल है, फिर दे दिया। अब वही डेटा 500 बार फीड किए जा रहे हैं, तो हर दफा वो क्या कर रहा होगा, मजीद फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहा होगा, हर दफा मजीद फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहा होगा, करते करते कहां पहुंच जाएगा, उस चोट के निशान पे। ये रेयर फीचर है। अब आइंदा क्या होगा, टेस्टिंग में क्या होगा, अब जब डेटा आएगा तो सबसे पहले क्या ढूंढेगा, चोट का निशान ही ढूंढेगा, क्योंकि उसने अब क्या सीख लिया है कि जिसके चोट का निशान होता है वो मेल होता है। ये रेयर फीचर था, ये ओवरफिट हो गया इसके ऊपर, यानी जनरल फीचर्स को छोड़ दिया कि भाई उसकी बिल्ट इन हाइट को देखो, उसके बालों के स्टाइल को देखो, दाढ़ी है या नहीं है, और चेहरे के मसल्स कैसे नजर आ रहे हैं, लिपस्टिक वगैरह तो नहीं लगाई हुई, ठीक है। अब वो ये जनरल फीचर छोड़ के कहां चला गया, रेयर फीचर में या स्पेसिफिक फीचर में चला गया, जो हर एक के साथ कॉमन फीचर नहीं है। एडिंग व्हाइट नॉइज चैनल्स और ऑल जीरो चैनल्स टू एमनेस डेटा सेट। अब यहां पर एक नॉइज डेटा क्रिएट किया जा रहा है, लोड डेटा किया, ट्री शेप किया, कॉन्केटिनेट किया, डेटा ऐड किया, इसको छोड़ दें, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। आगे आते हैं हम, नेचर ऑफ जनरलाइजेशन इन डीप लर्निंग। वो डेटा का था, बड़ा भी हो सकता है, वो मेंशन करना पड़ेगा। वो आगे हम रॉ, अभी तो हमारे पास तैयार डेटा है ना, जब रॉ डेटा उठाएंगे ना कैगल से, फिर हमें वो सारे काम खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। इवेल्युएशन हमने देखी हुई है, किस तरह इवेल्यूएट करते हैं, ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्ट सेट्स। सिंपल होल्ड आउट वैलिडेशन आपने करी हुई है, क्रॉस वैलिडेशन अभी आप करके आ रहे हैं, के फोल्ड वैलिडेशन, ये वाली क्रॉस वैलिडेशन है। आइटरेटेड के फोल्ड भी है, यही क्रॉस वैलिडेशन को भी एक और लूप में डाल दें, डबल लूप लगा दें, 5 और 5 दफा वो भी चले तो 25 दफा हो जाए, P मल्टीप्लाई बाय के मॉडल। नहीं तो एसक्यूएल भी यूज कर लो, ऐसा मसला नहीं है। यहां पर आ जाओ, इंप्रूविंग मॉडल फिट। अगर मॉडल ओवरफिट हो गया है तो हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, कि मॉडल की फिट को क्या किया जाए, अच्छा किया जाए। टू अचीव द परफेक्ट फिट यू मस्ट फर्स्ट ओवरफिट। क्या क्या, अगर आपको परफेक्ट फिट चाहिए तो सबसे पहले मॉडल को क्या कर दो, ओवरफिट कर दो, ठीक है। सिंस यू डोंट हैव इन एडवांस वेयर द बाउंड्री लाइज, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बाउंड्री, डिसीजन बाउंड्री आएगी कहां, तो पहले क्या कर देना है,
यू मस्ट क्रॉस इट टू फाइंड इट। आपको उसके आड़े आना पड़ेगा ताकि पता चले यहां बाउंड्री है, इसको आप खिसकाना कहाँ है। Thus, your initial goals as you start working on the problem is to achieve a model that shows some generalization power and that is able to overfit. There are common problems you encounter at this stage. Training does not get started, your training loss doesn't go down over time. ये भी हो सकता है. Training gets started just fine, but your model doesn't meaningfully generalize. You can't beat the common sense baseline model. कोई अगर baseline model है, training and validation both go down over time. You can beat your baseline model. मतलब कुछ भी हो सकता है. ट्यूनिंग की ग्रेडियंट डिसेंट पैरामीटर्स। अच्छा जी, अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया है जिसके लिए क्या नाम यूज किया गया है? ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, हमारे जितने भी एल्गोरिथम हैं तो हम यूज कर रहे हैं किसके अंदर? जितने भी ऑप्टिमाइजर्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो एडम हो, एडाबूस्ट हो, आरएमएस प्रॉप हो, ये सारे ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजर्स हैं। क्या हैं? ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजर्स हैं। अब मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में बात करता हूं। सबसे पहले मैंने बात करनी है कि व्हाट इज अ ग्रेडियंट। क्या ग्रेडियंट क्या चीज है? ग्रेडियंट किसे कहते हैं? स्लोप को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्लोप को कहते हैं। ठीक है, सबको पता है स्लोप किसे कहते हैं? अगर किसी को नहीं भी पता तो डोंट माइंड, आप हाथ रेस करें, हम स्लोप भी पढ़ेंगे। स्लोप क्या चीज होती है? ढलान। और हाँ ठीक है। अच्छा देखो, वैसे जो लोग पढ़ाते हैं उनको पता होगा कि स्लोप को हम क्या कहते हैं? राइज अपॉन रन। ठीक है, क्या होता है? राइज अपॉन रन। यानी अगर मैं प्लॉट करूं, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये लाइन जो है वो ऊपर भी जा रही है और तो ये साथ साथ दोनों काम हो रहे हैं ना, राइज भी हो रही है और रन भी हो रही है। तो राइज और रन के दरमियान जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? अच्छा, मैं इसको क्या यूं नहीं लिख सकता कि ये हमारा क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता? हाँ भाई, क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता? पढ़ा हुआ है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये टेन थीटा भी हमारा क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। अच्छा, क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता? यही तो है चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। पढ़ा हुआ है ना, डिफरेंशिएट करना आता है ना, ये भी क्या होता है? स्लोप होता है। हाँ ना, होता ही है ना। अच्छा, अब बात ये है, आगे अभी टाइम है। अच्छा देखो, कुछ कुछ छोटी सी बुनियादी मैथमेटिक्स की बातें यहाँ कर लेते हैं। आई होप कि वो सबको आती होगी। अभी हमने कहा कि यार अगर ये स्लोप निकालते कैसे, किसी को इसका फार्मूला याद है? हाँ भाई, नहीं यार, हम इसको यूं लिख सकते हैं, हम इसको यूं लिख सकते हैं x2 माइनस x, यूं लिख सकते हैं ना। यानी
अगर मेरे पास दो पॉइंट हो, कितने पॉइंट हो, x1 और y1 और x2 और y2, तो मैं इन दोनों पॉइंट से क्या निकाल सकता हूं, स्लोप निकाल सकता हूं। डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं स्लोप भी निकाल सकता हूं। मैं इससे इस लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकता हूं। हाँ, याद है, लाइन की इक्वेशन याद है, कौन कौन सी होती है? हाँ, एक तो हमने पढ़ी है, अभी पढ़ते आ रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी। ये लाइन की इक्वेशन है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम इसी इक्वेशन में लिखा हुआ है, स्लोप इंटरसेप्ट। क्या होता है भाई इसका नाम? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? क्योंकि इसके अंदर जो लाइन बन रही है वो किसकी मदद से बन रही है? स्लोप की मदद से बन रही है और इंटरसेप्ट की मदद से बन रही है। हाँ, स्लोप और इंटरसेप्ट। और कौन सी लाइन होती है? एक हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है? हाँ, y y माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x माइनस x1। यहां यहां अब इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों कहते हैं? इसमें कितने पॉइंट इन्वॉल्व हैं? एक। x1 x और y तो वेरिएबल है ना, एक ही पॉइंट है x1 और y1 और स्लोप दिया हुआ है। तो स्लोप और पॉइंट की मदद से मैं लाइन की इक्वेशन बना सकता हूं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। हाँ, अच्छा मैं इसको छोड़ देता हूँ, चलो ठीक है, छोड़ देता हूँ। अब मसला ये है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट गिवन है और मुझसे कहा जाए इसका स्लोप निकालो, तो मैं निकाल सकता हूं? मुझे पता है ना, ये पॉइंट क्या है भाई, x1 y1, और ये पॉइंट क्या है, x2 और y2। तो मैं इन दोनों से स्लोप निकाल सकता हूं। अच्छा, अगर मेरे पास एक तीसरा पॉइंट भी गिवन हो,